जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले 1.5 से 2 सालों के दौरान बेशुमार लोगों ने तुर्की के बने हुए चंद टेलीविज़न ड्रामों में मंगोलों का नाम बहुत बार सुना और इन्हें देखा भी होगा। ये लोग ज़माना कदीम से इसी तरह खाना बदोशों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक वक्त था जब इस दुनिया में मंगोलों ने सोचा क्यों ना इस दुनिया में अपनी भी एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद डाली जाए। चंद पहाड़ी कबीलों के मिलने से शुरू होने वाली सल्तनत इतनी खूनरेजी करेगी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मंगोल सल्तनत का आगाज़ तो मंगोलिया से हुआ था, लेकिन इसका इख्तिताम अरब के मुल्कों में जाकर हुआ। दुनिया की तारीख में बहुत सी सल्तनतें वजूद में आई हैं, लेकिन जो जुल्म व बर्बरियत की मिसालें मंगोलों ने रकम की, शायद इतना जुल्म किसी और ने ना किया हो। चीन के काफ़ी सारे इलाके, पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके, ईरान, आज़रबाईजान के अलावा कोहकाफ के बेशुमार इलाकों पर मंगोलों का कब्ज़ा रहा। सिर्फ यही नहीं, ईरान, इराक, शाम, तुर्की, हत्ता के इन्होंने रूस से लेकर गज़ा यानी फ़लस्तीन तक के इलाकों पर अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश की, जिनमें इन लोगों ने ना सिर्फ कोशिश की बल्कि ये लोग कामयाब भी ठहरे। इस्लाम के आगाज़ के बाद इराक का इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा है, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर मुल्कों में इस्लाम के फैलने का सबब यही मुल्क रहा है। जब मंगोलों ने इराक पर हमला किया तो बगदाद पिछले 500 सालों से मुसलमानों की हुकूमत के अंडर था। कहते हैं कि मंगोलों ने इस शहर को फतह करने के बाद इस शहर में खून की नदियां बहा डाली थी। इस शहर की लगभग मुकम्मल आबादी को मार दिया गया था। शहर को लूटने के बाद इन मंगोलों ने शहर को मुकम्मल तौर पर आग लगा डाली थी। सुकूत बगदाद के बाद तारीख ने इनको मंगोल आंधी का नाम दिया, एक ऐसी आंधी जो जहां से भी गुजरती सफाया करती जाती थी। वक्त के साथ साथ जहां एक तरफ अरूज आता है तो जवाल भी मुमकिन होता है, और यही जवाल मंगोलों का शुरू हो चुका था। मुसलमान अब इनकी जंगी तरकीबों को समझ चुके थे। मंगोलों के कई एक कमांडर इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिसके बाद लगभग 3 सदियां हुकूमत करने के बाद ये सल्तनत अपने इख्तिताम को पहुंची। मंगोलिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन पर कभी भी किसी दूसरे मुल्क ने कब्जा नहीं किया। इस मुल्क में कोई ऐसा खास खजाना भी नहीं है। यही वजह है कि चंद चरवाहों के लिए तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन कभी किसी दूसरी कौम ने आकर इन पर कब्जा नहीं किया था। सल्तनत मंगोलिया के दौरे हुकूमत में इनके 3 शहर दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। पहले पहल ओरगा मंगोलों का दारुल हुकूमत रहा। 25 साल तक हरा हरम और बाकी तमाम अरसा खान बलक इनका कैपिटल रहा। यहाँ एक बात आप लोगों को दिलचस्प लगेगी कि इनका हरा हरम ही वो शहर है जिसके नाम पर आज हम अपनी एक तारीखी सड़क यानी शाहराए रेशम को कराकरम हाईवे का नाम देते हैं। मंगोल अपनी मंगोलियन जुबान में कराकरम शहर को हरा हरम कहते हैं, जहाँ से एक सिल्क रूट बना था। इन्हीं मंगोलों की बदौलत जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ हसन अब्दाल तक पहुँचा था। दरअसल ये सिल्क रूट यानी शाहराए रेशम पाकिस्तान को चीन से ही नहीं बल्कि मंगोलिया तक मिलाती है, और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही मुल्क है। आज हम आपको ना सिर्फ मशरकी एशिया में बसे हुए इस आज़ाद मुल्क के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, बल्कि आपको इस मुल्क के हसीन नज़ारे भी दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले साथियों से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज को भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिए, ताकि हर प्लेटफॉर्म पर आपको हमारी वीडियोस टाइमली मौसूल होती रहें। दोस्तों, चीन और रूस के दरमियान घिरा हुआ ये मुल्क दुनिया के उन 44 मुल्कों में से एक है जिनकी सरहद किसी भी समुंदर को नहीं लगती। कजाकिस्तान के बाद लैंडलॉक यानी ज़मीनबंद मुल्कों की फहरिस्त में रकबे के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क मंगोलिया है। मंगोलिया के बाद चाड और फिर दीगर 41 मुल्क आते हैं। इस मुल्क की सिर्फ शुमाली सरहद रूस, जबकि मशरकी, मगरबी और जनूब की सिमत से इस मुल्क को चीन ने अपने घेरे में ले रखा है। मगरब की जानब से 36 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा फासले पर कजाकिस्तान भी वाक़या है। 13 जनवरी 1992 को मंगोलिया में नया आइन मुतारफ़ करवाया गया था, जिसके नतीजे में हर 4 साल के बाद यहाँ पर नए सदर का इंतखाब किया जाता है। मंगोलिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए
तो 11 जुलाई मंगोलिया का कौमी दिन माना जाता है। इस दिन सारे मुल्क में छुट्टी होती है। इस दिन को नादम फेस्टिवल का नाम दिया गया है। इस रोज़ ये मंगोल कुश्ती, हॉर्स रेसिंग और तीर अंदाजी जैसे मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, जहां पर जीतने वाले को एक बड़े इनाम से नवाजा जाता है। 15,64,116 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ मंगोलिया दुनिया भर में 18वें नंबर पर शुमार होता है। रकबे के लिहाज से मंगोलिया की आबादी बहुत ही कम है। लगभग 33.5 लाख अफराद की आबादी के साथ मंगोलिया दुनिया भर में 134वें नंबर पर शुमार होता है। औसतन 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ उलान बतूर मंगोलिया का दारुल हुकूमत माना जाता है। ये शहर कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ठंडा रहने वाला दारुल हुकूमत माना जाता है। 4304 मरबा किलोमीटर रकबे और 14 लाख अफराद की आबादी के साथ ये शहर मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ रखता है। बोगद खान नेशनल पार्क मंगोलिया में मौजूद दुनिया का कदीम तरीन पार्क भी है, जो आज भी उसी शानो शौकत से आने वाले सयाहों को खुशामदीद कहता है। 14 किलोमीटर की लंबाई पर फैले हुए पोटानिन ग्लेशियर मंगोलिया के सबसे बड़े ग्लेशियर होने का एजाज़ रखते हैं। मंगोलिया का 3/4 हिस्सा सरसब्ज जड़ी बूटियों और घास से ढका हुआ है, जो यहाँ पर मौजूद भेड़, बकरी और दीगर जानवरों के चरने के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुल्क के शुमाल और मशरकी हिस्सों पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जबकि जनूबी हिस्से में सहराए गोबी मौजूद है। ये वही सहरा है जो मंगोलिया और चीन के इलाकों पर फैला हुआ खुश्क सहरा है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सहरा होने का एजाज़ हासिल है। मंगोलिया के किसी भी अतराफ में समुंदर तो नहीं है, मगर मंगोलिया में काफ़ी तादाद में झीलें ज़रूर मौजूद हैं। मंगोलिया में मौजूद झीलें तकरीबन 16,000 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। खमीर शुदा दूध से तैयार होने वाली एराग मंगोलिया की कौमी ड्रिंक है, जो हाजमे के निज़ाम के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है। मंगोलियन रेसलिंग मंगोलिया का कौमी खेल माना जाता है, जबकि इस मुल्क में जोडू, कराटे, बॉक्सिंग, शूटिंग और फुटबॉल दीगर मकबूल खेलों में शुमार होती हैं। मंगोलियन लोगों ने लगभग सभी ओलंपिक्स के खेलों में हिस्सा लिया है, जिनसे इन्होंने 30 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें 2 सोने, 11 चांदी और 17 कांसी के मेडल शामिल हैं। शमन का दरख्त मंगोलिया का कौमी पेड़ माना जाता है। गधे से मुशाहबत रखता मंगोलियन घोड़ा इनका कौमी जानवर माना जाता है, जबकि फाल्कन मंगोलिया का कौमी परिंदा कहलाया जाता है। मंगोल या मंगोलियाई मंगोलिया की कौमी ज़ुबान है। मंगोलिया की 95% आबादी इसी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में रशियन, इंग्लिश, जर्मन और चाइनीज़ ज़ुबानें हैं। मंगोलिया को इंतज़ामी लिहाज से 21 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया है। हर सूबे को इलाकाई हुकूमत कंट्रोल करती है, जो कि वफाकी हुकूमत के फ़ंड की मोहताज होती है। दोस्तों, पहले मंगोलिया में तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी। साल 2008 में होने वाली इस्तिलाहात के बाद तालीम की शरह बढ़ने लगी, जो अब बढ़ते बढ़ते 97% तक पहुँच चुकी है। वक्त के लिहाज से मंगोलिया पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी लगभग 3000 किलोमीटर से कुछ कम है। अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप मंगोलिया जाना चाहते हैं, तो आपको कराची में मंगोलिया के कायम मुकाम काउंसलर से इस मुल्क का वीज़ा लेना होगा, जिसके बाद आप या तो वाया तुर्की से होते हुए इस मुल्क में पहुंच सकते हैं, या अगर आपके पास चीन या रूस का वीज़ा हो तो आप वाया लैंड बॉर्डर भी इस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। मंगोलिया का कॉलिंग कोड +976 है। मंगोलिया की आबो हवा शदीद किस्म की है। मौसम सरमा शदीद सर्द, जबकि मौसम गर्मा मौदिल रहता है। 2008 में आने वाले बर्फानी तूफान के बाद 52 अफराद की मौत के साथ 2 लाख से ज़्यादा मवेशी भी जान की बाजी हार गए थे। मंगोलिया में सर्दियों का मौसम बहुत सख्त और तवील होता है। सर्दियां हर साल मंगोलिया में बहुत सी जानी और माली नुकसान करती हैं। मंगोलिया में जराइम की शरह बहुत ही कम है। ये लोग सदियों से खाना बदोशों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनका अपना कोई भी ठिकाना नहीं होता। कपड़े से बनी झोंपड़ियाँ इनका आर्जी ठिकाना होती हैं, जिसे ये जब चाहें जहाँ चाहें मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में तरक्की होने के कुछ असरात इन लोगों पर भी पड़ने लगे हैं। अब ये खाना बदोश भी अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते नज़र आते हैं। मंगोलियन लोग मेहमान नवाजी में बड़े मकबूल हैं। अपने यहाँ आने वाले मेहमान को ये लोग
اپنی قومی ڈرنک عراق ضرور نوش کرواتے ہیں۔ منگولیا میں موجود آبادی کے مذاہب کی بات کی جائے تو بدھ مذہب کے پیروکار منگولیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جو آبادی کی کل تعداد کا 53% ہے۔ دوسرا یہاں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جو آبادی کا 3% ہے۔ 2.9% شمالی لوگ، 2% کے قریب مسیحی برادری بھی منگولیا میں رہائش پذیر ہے۔ 0.4% دیگر مذاہب کے ماننے